नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इमेजिनियस पर। आज की इस वीडियो में हम अवतल दर्पण प्रतिबिंब का निर्माण के बारे में समझेंगे। बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, इससे देखिए सबसे पहले क्या होता है। तो अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति बदलने पर प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बदल जाती है। यानी कहने का मतलब कि अगर अवतल दर्पण में वस्तु को जैसे जैसे स्थिति बदलेंगे, प्रतिबिंब भी उसी से बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण है, ये ऐनक है। जैसे अवतल दर्पण में मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के वस्तु को जब मान लीजिए कि इतना भीरी रख दिए, तो इसका भी प्रतिबिंब इतना ही भीरी बनेगा। अगर वस्तु को इतना दूर रखा, तो इसका प्रतिबिंब भी इतना ही दूर बनेगा। यानी कहने का मतलब कि जैसे जैसे वस्तु की स्थिति बदलेंगे, यानी प्रतिबिंब भी क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति भी क्या होगा, बदलेगा। ठीक है। पहला देखिए, पहला क्या है, देखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरती है। यानी प्रतिबिंब के बारे में अगर जानना है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बारे में जानना है कि कहाँ कैसे बनेगा, इससे 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको याद रखना है। ठीक है। तो पहला फैक्ट क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। जैसे मान लिया कि जाए कि कोई अवतल दर्पण है, क्या है, कोई अवतल दर्पण है, कोई अवतल दर्पण है। तो दर्पण पर क्या है, प्रधान अक्ष है, जिसको मुख्य अक्ष भी कहते हैं। क्या है, प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष है, जिसमें मान लीजिए कि क्या है, फोकस है, ये क्या है, वक्ता केंद्र है, ये क्या है, ये पोल है। ठीक है। तो कोई भी मुख्य अक्ष से कोई भी किरण आ रहा था, दर्पण से परिवर्तन के बाद ऐसे किरण जा रहा है, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है, यानी इसे मुख्य अक्ष से इसे गुजर जाती है। ठीक है। तो दूसरा समझते हैं। दूसरा फैक्ट क्या है, दूसरा फैक्ट है कि फोकस से होकर जाने वाली किरण, फोकस से जाने वाली किरण परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी कहने का मतलब समझिए कि ये अवतल दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण है, ये प्रधान अक्ष है। ठीक है। ये फोकस है, ये क्या है, वक्ता केंद्र है, वक्ता केंद्र है। तो कहता है कि फोकस से होकर जाने वाली किरण, तो मानिए कि फोकस है, ये क्या है, फोकस, तो फोकस से जा रही किरण, तो मानिए कि ऐसे फोकस से जा रही किरण, तो परिवर्तन के बाद, दर्पण से परिवर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो लाइन है ना, मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष, उसके समांतर ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है। इन्हें से गिरा मुख्य फोकस से ऐसे प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है। तीसरा समझते हैं। तीसरा क्या फैक्ट है, तीसरा है कि वक्ता केंद्र, यानी वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली किरण उसी मार्ग में वापस लौटती है। यानी कहने का मतलब समझिए कि ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये प्रधान अक्ष है, तो ये वक्ता केंद्र है, ये फोकस है। ठीक है। तो वक्ता केंद्र से जाने वाली किरण, मानिए कि वक्ता केंद्र है, तो वक्ता केंद्र से जाने वाली किरण, मानिए कि इसे वक्ता केंद्र से जा रही है किरण, तो जैसे ऐसे दिखा गया और उसी माध्यम क्या, दर्पण से परिवर्तन के बाद क्या होता है, लौट जाती है। इसी कहता है कि वक्ता से होकर जाने वाली किरण उसी मार्ग में वापस लौटती है। और चौथा क्या है समझिए, चौथा फैक्ट क्या है समझिए। चौथा कि ध्रुव पर आपतित किरण, ध्रुव पर आपतित किरण परिवर्तन के नियम के अनुसार वापस आ जाती है। समझ में आएगा। ये 4 कुछ कंडीशन याद होना चाहिए, 4 कंडीशन याद होना चाहिए। देखिए फिर से समझा देते हैं। पहला है कि पहला क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर किरण परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि फोकस से होकर जाने वाली किरण परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है। तीसरा है कि वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली किरण उसी मार्ग में वापस लौटती है। और चौथा है कि ध्रुव प्राप्ति किरण परिवर्तन के नियम के अनुसार लौट जाती है। ठीक है। ठीक है। तो स्थिति समझते हैं पहले, तो स्थिति समझते हैं पहले कि अगर वस्तु को, ठीक है, कि अगर वस्तु को वक्ता केंद्र से बहुत दूर यानी अनंत पर रखा जाए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। और आकार कैसा होगा, इमेज जो बनेगा कैसा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। प्रकृति कैसा, नेचर कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। यानी कहने का मतलब कि देखिए बहुत अनंत पर है, अनंत पर वस्तु का रखा गया, तो देखिए कहाँ कितनी से छोटा प्रतिबिंब बनना। ठीक है। तो पहला तो हो गया अगर अनंत पर वस्तु है, इसका ट्रिक भी बता देंगे याद करने का, आगे पहले समझिए। तो अनंत पर है तो फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। आकार बहुत छोटा और प्रकृति वास्तविक उल्टा है, इतना याद रखना। ठीक है। दूसरा क्या है समझिए कि वक्ता केंद्र से बाहर रखने पर, वक्ता केंद्र से बाहर रखने पर क्या होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनता है। कैसा आकार बनता है, छोटा, और नेचर कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। ठीक है।
तीसरा क्या है, वस्तु के अगर वक्ता केंद्र पर रखा जाए तो वक्ता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक है। चौथा देखिए समझते हैं। चौथा है कि वस्तु को फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र से बाहर यानी अनंत पर बनेगा। तो अनंत पर बनने का मतलब क्या है कि वस्तु 12 बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक है। पाँचवा है कि वस्तु को अगर एप और ध्रुव के बीच यानी फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देखिए दर्पण के पीछे बन रहा है ना, दर्पण के पीछे बनेगा और 12 बनेगा और आभासी एवं सीधा। एक ही कंडीशन है जो आभासी एवं सीधा बनता है अवतल दर्पण में, वो ध्रुव के बीच होता है, फोकस ध्रुव के बीच होता है। ठीक है। जो स्थिति के बारे में एक शॉर्ट ट्रिक देते हैं। क्या, एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं, TRICK यानी शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं, याद करने के ट्रिक। देखिए कि पाँचों की स्थिति एक बार में याद हो जाएगा। सबसे पहले ACF लिखिए, ACF। ठीक है, यानी अनंत वक्ता केंद्र फोकस। और उल्टा लिखिए क्या है, अब इसका पलट के लिखिए तो क्या लिखा गया, एफ हो गया, कुछ हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, ए हो गया, यानी पलट के लिख दिए। ठीक है। तो अगर अनंत पर वस्तु रखा गया तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पर बनेगा। ठीक है। अगर जो वक्ता केंद्र पर है वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है। फोकस पर वस्तु, अगर वस्तु की स्थिति फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये ट्रिक याद रखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना बहुत ही। ACF FC याद रखना, ACF और FCF। अगर अनंत पर रखा हो वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। वक्ता केंद्र पर वस्तु रखा है तो वक्ता केंद्र पर बनेगा। अगर फोकस पर बना वस्तु की स्थिति रखा है तो अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है। अगर अनंत और वक्ता केंद्र के बीच वस्तु रखा जाता है तो इसको नीचे देखिए कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच। समझ में आया। तो देखिए यही स्थिति है, देखिए कि वस्तु की स्थिति क्या है, अनंत पर है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। कहाँ, तो देखिए यही नहीं, फोकस पर। वक्ता केंद्र से बाहर, तब वक्ता केंद्र से बाहर यानी एफ और सी के बीच बनेगा। वक्ता केंद्र पर है तो वक्ता केंद्र पर, एफ और सी के बीच है तो वक्ता केंद्र से बाहर यानी कहाँ, अनंत पर बनेगा। अनंत और वक्ता केंद्र यानी अनंत वक्ता केंद्र पर बनेगा तो कितना, 12 बनेगा। अब ध्रुव के बीच दर्पण से पीछे और 12 बनेगा। तो देखिए ये पांचों की स्थिति याद करने के लिए, पांचों की स्थिति को याद रखने के लिए कितना आसान ट्रिक है। ACF और FCA याद रखना। ठीक है। आइए, प्रकृति तो सबसे आसान है कि सभी में वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। एक ही ऐसा कंडीशन है जो दर्पण के पीछे बनता है, 12 बनता है, आभासी और सीधा। ठीक है। अगर आभासी और सीधा बनेगा ना भाई, आभासी और सीधा, तो इसमें प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा, आकार जो होगा 12 बनेगा। ठीक है। एक टॉपिक है कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है, ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो है न्यूमेरिकल बनाने के लिए इसका फार्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो समझिएगा। देखिए लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। देखिए ये अवतल दर्पण है या ये कोई दर्पण है। ठीक है। तो ये दर्पण का ये दायां भाग है, दायां भाग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दायां भाग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बायां भाग होगा नेगेटिव। ऊपर का हिस्सा क्या होगा, पॉजिटिव। नीचे के क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है। सबसे पहले समझिएगा कि मुख्य नियम क्या है, कार्तीय चिन्ह का परिपाटी का मुख्य नियम क्या है। इस समय ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बहुत पूछता है भाई, तो याद रखना। देखिए पहला है कि सभी दूरियां जो है ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां कहाँ से, इबरा ध्रुव से मापी जाएगी। मुख अक्ष के दाईं ओर की दूरी धनात्मक होगी। मुख अक्ष के दाईं ओर, देखिए तो मुख अक्ष है, ये क्या है, मुख अक्ष है, तो मुख अक्ष के दाईं ओर कहाँ है, इधर दाईं ओर, इधर कहाँ दाईं ओर, तो दाईं ओर क्या होगा, धनात्मक होगा। अब मुख अक्ष के बाईं ओर, मुख अक्ष के बाईं ओर क्या होगा, नेगेटिव। क्या है, नेगेटिव। देखिए नेगेटिव है कि नहीं। ठीक है। मुख अक्ष के ऊपर तो पॉजिटिव होगा, अब मुख अक्ष के नीचे नेगेटिव होगा। बस इतना याद रखना, नियम इतना याद रखना। ठीक है। देखिए कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। मुख अक्ष के दाईं क्या होता है, धनात्मक होता है। मुख अक्ष के बाईं ओर ऋणात्मक, ऊपर के क्या होता है, धनात्मक, और मुख अक्ष के नीचे की क्या होता है, ऋणात्मक। इतना याद है। ठीक है। याद करने के ट्रिक क्या है, समझिए। दायां क्या है, पॉजिटिव। देखिए दायां क्या है, पॉजिटिव है। दायां क्या है, पॉजिटिव है। ऊपर क्या है, पॉजिटिव है। बायां नेगेटिव है और नीचे क्या है, नेगेटिव है। ठीक है।
और न्यूमेरिकल बनाने के लिए और 2-3 फॉर्मूला है, समझिएगा। दर्पण सूत्र क्या है समझिएगा। दर्पण सूत्र, सबसे पहले दर्पण सूत्र क्या है, तो दर्पण सूत्र क्या है देखिए, गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध है, यानी 1/a बराबर 1/v जोड़ 1/u बराबर क्या आता है, दर्पण सूत्र है। इसी से न्यूमेरिकल बनेगा, यानी यू का है वस्तु दूरी, यू क्या है वस्तु दूरी है, भी क्या है प्रतिबिंब दूरी है, ए क्या है फोकस दूरी, ठीक है। एक है समझिएगा मैग्नीफिकेशन क्या है, समझिए आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, यानी आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। आवर्धन को क्या से सूचित करते हैं, एम से सूचित करते हैं। तब प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब माइनस लगता है ताकि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है फार्मूला, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इतना याद रखना, ठीक है, ठीक है। ये देखिए आवर्धन का मान प्रतिबिंब की पहचान कैसे होगा, अगर एम का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब 12 बनेगा, एम का मान 1 से बराबर है तो प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार बनता है। एम का मान अगर आवर्धन जो है 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। अगर एम धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, एम ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक। अवतल दर्पण में जो है, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब देखिए आप उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब देखिए, तो उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब जो होता है ना एकदम एक ही बनता है, एक ही रहेगा। देखिए तो उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखने पर प्रतिबिंब की प्रकृति लगभग समान रहती है। अवतल दर्पण वाला बात इसमें नहीं है भाई, अवतल दर्पण में अलग अलग बनता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण याद करने के ट्रिक क्या बताए थे, एसीए पे और एफसीए, यानी पलट के लिखिए एफसीए, ठीक है। इससे पर याद हो जाता है, अगर अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर है तब वक्रता केंद्र पर बनेगा, फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा। अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इससे याद होगा। उत्तल दर्पण क्या है कि कहीं भी वस्तु को रख दीजिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब प्रकृति लगभग समान रहती है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण की विशेषता क्या है समझते हैं। उत्तल दर्पण की विशेषता क्या है कि वस्तु की स्थिति कहीं भी हो, क्या है वस्तु की स्थिति कहीं भी रखिए, फोकस पर रखिए, अनंत पर रखिए या वक्रता केंद्र से बाहर रखिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब जो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा उत्तल दर्पण में। प्रतिबिंब ए और पी के बीच बनता है। प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा बनता है। प्रतिबिंब सीधा होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, लेकिन इसमें जो होता है प्रतिबिंब आभासी हमेशा आभासी और सीधा और छोटा बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग समझते हैं। वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे दृश्य देखने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। यानी क्यों उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों होता है तो समझिए। 12 क्षेत्र दिखाई देता है, 12 क्षेत्र दिखाई देता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब दिखाता है, उल्टा देखिए, उल्टा इसमें नहीं दिखा, हमेशा सीधा उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। छोटा प्रतिबिंब बनने के कारण अधिक क्षेत्र एक साथ दिखाई देता है। देखिए स्कॉर्पियो का ऐनक है भाई, तो बहुत बड़ा क्षेत्र दिखा रहा है कि नहीं, और सीधा प्रतिबिंब दिखा रहा है कि नहीं, तो ना हम लोग को पता चलता है कि पीछे हमारा ओवरटेक कोई कर रहा है कि नहीं, कोई आ रहा है या नहीं, तो ना पता है, उतले दर्पण लगा हुआ रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक है समतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लिए। अवतल दर्पण में क्या है, अवतल दर्पण पढ़ लिए, उत्तल दर्पण पढ़ लिए, क्या उत्तल दर्पण भी पढ़ लिए। अवतल दर्पण में तो एफसीए और एसीएफ से बन जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण हमेशा क्या होता है, हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। समतल दर्पण समझिए, समतल दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह समतल होती है तल दर्पण कहते हैं। इसको तो नामे परिभाषा है समतल दर्पण, ठीक है, जिसकी प्रवर्तक सतह समतल होता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब समझिएगा। समतल दर्पण आभासी होता है, क्या सीधा होता है, क्या होता है सीधा होता है, वस्तु के समान आकार का होता है, दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी होता है, यानी ये याद रखना है कि प्रतिबिंब की दूरी जो है ना वस्तु की दूरी के बराबर। तब पूछेगा कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी हमेशा बराबर होता है, हमेशा। तो किस में होता है, समतल दर्पण में, ठीक है। आगे है पार्श्व परिवर्तन क्या, तो पार्श्व परिवर्तन के मतलब देखिए कि समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग बायां दिखाई दे तथा बायां भाग दायां दिखाई देता है, उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जैसे आपको एम्बुलेंस जैसे शब्दों को देखने को मिलता है, एम्बुलेंस में देखते होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं,
एक नज़र में याद करते हैं, ठीक है। जितना पढ़े हैं उतना एक नज़र में याद करते हैं, ठीक है। पहला क्या कि समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है कि आभासी होता है, सीधा समान आकार का बनता है, जिसमें वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है, ठीक है। अवतल दर्पण क्या होता है, ये एफसीए एसीए कंसेप्ट बताए हैं, वास्तविक आभासी दोनों हो सकता है, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या होता है, हमेशा आभासी होता है और सीधा छोटा होता है, ठीक है। समतल दर्पण क्या होता है, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, दोनों बराबर होता है, ठीक है। इतना याद रखना। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।